नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है आज के न्यूज मेकर, जिनकी तस्वीर सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर बिल्कुल छाई हुई है। हमारे साथ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार। कन्हैया, रात को सोए कि नहीं? निश्चित तौर पे, क्योंकि देर रात तक तो आपने भाषण दिया और आज मैं देख रहा हूं सुबह हर अखबार में आप फ्रंट पेज पर है। कहीं ना कहीं क्या एक छात्र नेता कल रात को नेता बन गया, एक स्टार बन गया, एक हीरो बन गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सारे लोग जो सही को सही और गलत को गलत कहने की इस मुहिम में शामिल हुए हैं, चाहे वो दुनिया के एकेडमिशियन हों, इस देश के एकेडमिशियन हों, गरीब लोग हों, किसान मजदूर हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, स्टूडेंट हों, तमाम लोग, सोसाइटी के सारे सेक्शन के लोग जिस आंदोलन में शरीक हुए हैं, जेएनयू के पक्ष में खड़ा हुए हैं, बोलने की आज़ादी के पक्ष में खड़ा हुए हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऑटोनॉमी को बचाने के पक्ष में खड़ा हुए हैं और इस देश के अंदर जो वाजिब सवाल है उसके साथ जेएनयू को जोड़ने के पक्ष में जो खड़ा हुए हैं, उनको मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। एक तरह से आपने ये नेता की स्टेटमेंट कर दी, ये नेता की स्टेटमेंट हो गई कि आप दुनिया को शुक्रिया अदा कर रहे हो। लेकिन मैंने सवाल जो पूछा, क्या छात्र नेता कल रात को जिस तरह से आपने भाषण दिया, कहीं ना कहीं नेता बन गया? मेरे ख्याल से भाषण देना सिर्फ किसी का नेता बनने के लिए बुनियादी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें समाज की जो स्थितियां होती है वो तैयार करता है। मैं नेता नहीं बन रहा हूँ, मैं समाज के अंदर जो गलत है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक वक्ता के तौर पे बोल रहा हूँ, सुनने वाला एक श्रोता के तौर पे सुन रहा है। अगर सामने वाला खुद को जनता, देशवासी समझता है और उसको लगता है कि ये मेरी आवाज़ को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और विद्यार्थी तो मैं हूँ ही। नहीं, कहीं ना कहीं एक तेजी आपके भाषण में जो तेवर थे, जिस तरह से आपने भाषण किया, कोई प्रिपरेशन तो नहीं किया होगा? क्या जेल में बैठकर आप सोच रहे थे कि जेल के बाहर जिस दिन आऊंगा किस तरह का भाषण करूंगा? कोई प्रिपरेशन हुई? मैंने अपने राहुल गांधी तो प्रिपरेशन बहुत करते हैं, आपने बगैर प्रिपरेशन के से भाषण किया लगता है। देखिए, राहुल गांधी काफ़ी बड़े लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं प्रिपरेशन पे और भाषण पे सिर्फ एक बात कह दूं, मैंने अपने भाषण के दौरान भी बार बार कहा था कि मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ और मेरा अनुभव इस देश के नौजवानों का वास्तविक अनुभव है, तो मैं उसको भाषण के दायरे में रखता नहीं हूँ। और जो आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वो ऊर्जा दरअसल यह व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर जो संघी लोग हैं, जो आज के नौजवानों को डरा रहे हैं, उस डर के खिलाफ ये साहस था और इस साहस नहीं वो ऊर्जा उस वक्तव्य में लिया था। नहीं, कहीं ना कहीं क्या एक हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, एक गुण आप में जरूर है कि आप भाषण देने की जो कला है वो है। कि कई लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुझे कहा कि जब आपको वोट दिया गया, हमने कन्हैया का भाषण सुनकर हम इतने प्रभावित हुए कि हमने उनको वोट भी दिया। ये कला पहले से है। आप छोटे से बेगूसराय से आते हैं, अब बड़े दिल्ली में आकर देश में आज नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया कल पार्लियामेंट में और आपने दिया, और कई अखबारों ने आपका भाषण को फर्स्ट लीड की है, उनके भाषण को सेकंड लीड की है। देखिए सर, आप बड़े पत्रकार हैं और कलाकारों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। मुझे कला की ज़्यादा समझ नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर भाषण देने की कला है कि नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा था मैं उसके बारे में सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि वो मेरा सच है, वो इस देश का सच है। अगर उसमें कलात्मकता है तो ये देखने वाले का बड़प्पन है। यह बड़ी बात आपने कह दी, लेकिन उसमें एक आपने बात जो बड़ी कल कही कि मैं देश से आज़ादी नहीं चाहता या भारत से आज़ादी नहीं चाहता, भारत में आज़ादी चाहता हूँ। यानी आज़ादी शब्द की एक नई परिभाषा आपने लोगों के सामने रखी है। क्या है ये? आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या रखता है, मायने क्या रखता है? ये सवाल निश्चित तौर पे मेरा जो 22 दिनों का अनुभव रहा है जेल का, उस दौरान जो मैंने मंथन किया उसमें ये निकल कर सामने आया। और जो बातचीत होती थी पुलिस वालों से, जेल स्टाफ से,
कई दिनों से आते जाते थोड़ी बहुत। तो वो जो लोग पूछते थे कि क्या हुआ जेएनयू में, किससे आज़ादी मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि हम जो कहते हैं शायद वो इस देश के आम लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि इसको पहुंचाना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि विस्तृत तौर पे आपके चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों के बीच पहुँचे। आज़ादी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज़ादी निश्चित तौर पे हमारा जो देश है उस देश को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की एकता और अखंडता है उसको बचाए रखते हुए, उसको बनाए रखते हुए, इस देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इस देश के देशवासी। उन देशवासियों की जो समस्या है, भूखमरी, गरीबी, जो जातिवाद है जिसमें इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक पिस रहे हैं, जो पितृसत्ता है जिसमें इस देश की महिलाएं पिस रही है, जो लिंग आधारित मतभेद है, जो शोषण है, उसमें जो तमाम लिंग के लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो जो पिस रहे हैं, जो एक इंसान को इंसान नहीं उसकी जाति, उसके लिंग, उसके भाषा, उसके क्षेत्र के आधार पर देखता है, उसकी हैसियत के आधार पर उसका शोषण होता है। यह जो कुचक्र है शोषण का, अत्याचार का, हम उससे आज़ादी की बात करते हैं। इसीलिए हमने एम्फेसाइज करके, जोर दे करके कहा भारत से नहीं, भारत में आज़ादी। और किससे आज़ादी? आज़ादी उन तमाम ऊंच नीच के विचारों से, इंसान को इंसान से बांटने वाली जो चीज़ें हैं उससे आज़ादी। इस देश के अंदर लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उससे आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी। नहीं, ये जो बात आपने कही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये केवल नारे तक तो सीमित कहीं नहीं है, क्योंकि कई सालों से इस देश में कहा गया गरीबी हटाओ, इस देश में कहा गया इनकलाब जिंदाबाद, इस देश में कहा जाता है, आप कहते हैं भूखमरी से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, शोषण से आज़ादी। ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नारेबाजी से वाकई आपको लगता है समाज बदल सकता है? सोशल रेवोल्यूशन, आपने बार बार कल अंबेडकर का जिक्र किया, हर नेता अंबेडकर का जिक्र करता है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। क्या नारेबाजी तक ही ये सीमित रहेगी? क्या वाकई कोई समाज बदलेगा? वामपंथी दल भी कई सालों तक यही नारे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश में इक्वालिटी हो, लेकिन होती तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। मैंने आपको अपनी नारेबाजी की एक ऐतिहासिकता बताई। हम नारेबाजी नहीं करते हैं, सिर्फ हम जब नारेबाजी करते हैं तो अपने आंदोलन, अपने संघर्ष के दौरान करते हैं। उन नारेबाजी पर ही तमाम आंदोलन और संघर्ष को समेट देने की जो साजिश है संघ की, उस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए हमने अपने नारे का मतलब लोगों को बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जेएनयू में देश विरोधी नारा लगा दिए, जो लगाए, मैं उनका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप करते हैं? निश्चित कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ 9 तारीख में, जिस तरह से भारत की बर्बादी के टुकड़े टुकड़े होने दो, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, यहाँ से तो ये विवाद शुरू हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं पूरी प्रक्रिया और पूरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नारेबाजी मसला नहीं है। अगर नारेबाजी हुई है, अगर कोई डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, वीडियो साथ कुछ तो नारेबाजी हुई, अगर हुई है, मेरी बात, अगर क्यों हुई है कि नहीं हुई, अगर हुई है, ठीक है, आप नहीं मानते, आई विटनेस कहते तो हुई है 9 तारीख को। देखिए, मामला सब जुडिस है, केस के मेरिट डिमेरिट पे बात करना, जब हमको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है और हमको लगता है कि आरएसएस ने अभी भी इस देश के संविधान और न्याय को इतना नहीं बिगाड़ा है कि उससे न्याय नहीं मिल सकता है, तो हमको उस प्रक्रिया को पूरा होना देना चाहिए और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हो। आप कहते हैं आपको स्पष्ट करना, आप पहले मुझे बताइए एक कि आपने कोई नारा ऐसा नहीं किया जो देश विरोधी है? नहीं किया, किसी भी हालत, कोई भी वीडियो नहीं है, कोई जो चश्मदीद गवाह है सब झूठ बोल रहे हैं जो पुलिस ने कहे। मैं अपना पक्ष कह रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं इसका जांच न्यायालय करेगी। मैं अपना पक्ष ये कह रहा हूँ कि ना मैं किसी देश विरोधी नारे को लगाता हूँ ना उसका समर्थन करता हूँ। एक बात, आपने इवेंट ऑर्गेनाइज की थी जेएनयू में? नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। आपने उस इवेंट का समर्थन किया था, आपको जानकारी थी उस इवेंट के बारे में, आपने पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे? देखिए, इस पे अगर आप एक रिपोर्टर के बतौर मेरा जवाब चाहते हैं जी, तो फिर मैं उस पूरी घटना के डिटेल में आपको बताना चाहूँगा।
लेकिन चूंकि मामला अभी सब जुडिस है इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बोल नहीं सकता हूँ। इसीलिए वो जो पूरी बात है जिसकी चर्चा देश में हुई है वो क्यों हो रही है, उस क्यों पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नारेबाजी की बात कर रहे हैं कि नारेबाजी से देश में कुछ नहीं होता है। हम भी कह रहे हैं कि नारेबाजी से देश में कुछ नहीं होता है, और जो नारेबाजी में इस देश के विमर्श को फंसा देना चाहते हैं, मैं उस विमर्श को लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। हमारा सवाल है कि क्या चंद नारों से इस देश के अंदर, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ लोगों का यह देश है, तो क्या कुछ लोगों की नारेबाजी से वो देश हमारा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, हम इसको नहीं टूटने देंगे। ये हमारा पहला सवाल है। लेकिन जो साजिश है उसको समझने की बात है। पहली बात यह है कि सेडिशन का मतलब देशद्रोह नहीं होता है, राजद्रोह होता है। इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि इस देश में अब देशद्रोह बनाम देशभक्त के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा सवाल है कि इस देश में रहने वाला हर एक इंसान देशभक्त है और उसको देशभक्त होना चाहिए, यह सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या इस देश में लोग गरीबी भूखमरी की बात नहीं करेंगे? क्या इस देश के अंदर बेरोजगारी की बात नहीं की जाएगी? क्या इस देश के अंदर जातिवाद को ख़त्म करके इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात नहीं की जाएगी? क्या इस देश के अंदर गांधी, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, फुले, इनकी बात नहीं की जाएगी? और इनकी बात जो करेंगे वो इनसे इतर विचारधारा रखने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनको बोलने नहीं देंगे। आज मसला लोकतंत्र, उसको बचाने का, इंस्टीट्यूशन, उसकी ऑटोनॉमी का बचाने का, और इस देश के अंदर जो डाउन ट्रेडन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पक्ष में खड़ा होने का सवाल है। आपने लोकतंत्र की बात की, कल आपको पूरी आजादी मिली, आप जो भी बोलना चाहते थे आप बोल पाए। देश लोकतंत्र है। इस ऑर्डर में, कोर्ट ऑर्डर में जो आपको बेल मिला, उसमें जज साफ कहते हैं देश आपको बोलने की आजादी है, फ्री स्पीच की आजादी है, लेकिन फ्री स्पीच के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ ड्यूटीज होते हैं। जज कहते हैं कि जब जवान शहीद होते हैं, वहां जवान शहीद हो रहे हैं, यहां आप अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के नारे लगा रहे हैं, किस तरह से चलेगा? ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक तरह से जज के मुताबिक ये देश को बांटने की साजिश है, ये सेडिशन है। देखिए, मामला सब जुडिस है, उसके कोर्ट ऑर्डर को मैंने भली भांति पढ़ा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पे मुझे भरोसा है। फिर भी जो आपका सवाल है उसके संदर्भ में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि बोलने की आज़ादी का तो मसला ही नहीं है, वो तो है ही है हमारे पास। हम जो आज़ादी कह रहे हैं वो सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देश में भूखमरी से आज़ादी, संघवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, हम उस आज़ादी की बात कर रहे हैं। रही बात घर घर में मकबूल पैदा होने की, तो मैं आपको कहता हूँ कि इस देश में आज अगर कोई यूथ आइकन है तो यूथ आइकन रोहित वेमुला है। और हम कहते हैं कि घर घर में रोहित वेमुला पैदा होगा, घर घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा होंगे, जो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित कर हमारे संविधान की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, संविधान की प्रस्तावना, उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर रोहित वेमुला घर घर में पैदा होगा या अंबेडकर घर घर में पैदा होगा, इस तरह के अगर नारे जेएनयू में लगते तो किसी को आपत्ति नहीं होती। जब अफजल का नाम उठता है, जब मकबूल भट्ट का नाम उठता है, तो लोग कहते हैं कि जेएनयू जो है वो एक तरह से अड्डा बन गया है देश विरोधियों का। यही बात तो कही गई। देखिए सर, आपके चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत सही तरीके से चीज़ों को लाया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि कोई आपकी अदालत चल रही है। तो मैं केस के डिटेलिंग में ना जाते हुए मैं बार बार जो देश है, जो देशभक्ति है, जो देश की समस्या है, उस पर फोकस होकर के मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आपका सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर बिल्कुल स्पष्ट सवाल आप पूछना चाहते हैं तो क्या आप घर घर में मकबूल पैदा होने की बात करते हैं? तो मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन उस नहीं के साथ साथ मैं कुछ कहता हूँ। उस नहीं के साथ साथ एक पत्रकार होने के नाते और एक पत्रकारिता की जो मॉरलिटी है उसके नाते उस नहीं के साथ साथ जो हम कह रहे हैं वो भी जाना चाहिए। मैं वहीं पे बार बार आने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो है कि घर घर में मकबूल नहीं, घर घर में रोहित वेमुला पैदा होने की ज़रूरत है। कल आपने भाषण में एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि आप एक तरह से छात्रों को और जवानों को, हमारे जो जवान हैं जो शहीद होते हैं, उनको बांटने की कोशिश हो रही है। जिस तरह का एक तरह से नैरेटिव शुरू हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जो जवान है जब वो मरता है तब जेएनयू में कोई कैंडल लाइट विजिल नहीं होता, लेकिन अफजल गुरु के लिए आप लोग एक तरह से इवेंट मनाते हैं। ये एक तरह से नैरेटिव बन गया है और आपने उसका विरोध किया।
क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये डिवाइड है, या ये भी आप में एक तरह से संघ विरोधी जो आपकी भावना है वो इतनी एक तरह से आप पर छाई हुई है, क्योंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं तो आपको हर चीज में संघ विरोधी कुछ चीज लगती है? राजदीप जी, सबसे पहली बात कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी से अभी नहीं आता हूँ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ और ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ, जब इस देश के अंदर साम्राज्यवाद के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ छात्र सड़कों पे उतरे थे। और किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं, तमाम धारा के लोगों ने इस संगठन को बनाया था। और उसका सपना था कि इस देश को साम्राज्यवाद से मुक्त कराएंगे, शोषण से मुक्त कराएंगे। साम्राज्यवाद से तो मुक्ति मिली, लेकिन शोषण से मुक्ति नहीं मिली है, तो हम उस विरासत के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ये नैरेटिव्स की बात की जा रही है, जैसे जवानों का, जवानों की बात मैंने की कि जेएनयू में जब जवान शहीद होते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ कि जो लोग आम लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं, वो कितनी सफाई से आज एक आम इंसान को दूसरे आम इंसान के सामने खड़ा कर रहे हैं। मैं उस राजनीति की मुखालफत करता हूँ और उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो किसान इस देश के हर एक परिवार के लिए अनाज पैदा करता है, और इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, वह किसान जो आज आत्महत्या कर रहा है, क्या वो शहीद नहीं है? इस देश के अंदर जो खनिज संपदा है वो आदिवासी इलाकों में है, और आदिवासियों के ऊपर जो आज जुल्म है, क्या वो शहीद नहीं है? इस देश के अंदर जो ताकतवर लोग हैं दलितों को मार रहे हैं, क्या वो शहीद नहीं है? और जो लोग सीमा पे मर रहे हैं, जो एक नकली भावना भर करके आम लोगों को ही आपस में लड़ाया जाता है, वो नौजवान जो मर रहे हैं वो भी शहीद हैं। इन तमाम शहीदों को और इन तमाम शहादत देने वाले परिवारों को एकजुट करने की बात है। और इस सवाल को आज विमर्श में लाना है कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, लड़ाई क्यों हो रही है, और ये लड़ाने वाला कौन है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। नहीं, आपके मन में लड़ाने वाला तो संघ परिवार है, क्योंकि आपकी विचारधारा संघ परिवार विरोधी है। आपने कल भी भाषण में कई बार नागपुर का जिक्र किया, मोहन भागवत का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, तो वो एक तरह से भी है कि आप कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या ये पर्सनल अटैक है या नहीं है? देखिए, ये संघ विरोधी तो विचारधारा है, तो एक बहुत बड़ी बात है, और इस बड़ी बात में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मेरी राजनीतिक समझ में हम किसी के विरोध की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं, और उस बेहतरी में जो रुकावट पैदा करने वाले लोग हैं उनको हम रेफरेंस की तरह बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हम तो बात करते हैं अंबेडकर की, हमको नरेंद्र मोदी जी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये भी लोग जो अंबेडकर की बात कर रहे हैं, क्या ये सच में अंबेडकर को मानते हैं? हम उसको स्पष्ट करने की कोशिश के लिए उनका नाम लेना चाहते हैं। हमारा विरोध जो है वो संघ के खिलाफ नहीं है, हमारा संघर्ष इस देश को बेहतर बनाने का संघर्ष है। आपने कल अपने भाषण में ये भी कहा कि संघ या बीजेपी को 31% वोट आए, 69% ने उनको वोट नहीं दिए। कल आपके जो विरोधी कहेंगे लेफ्ट को कितने वोट आए? कहाँ है ये वामपंथी दल? जो विचारधारा आप रखते हैं वो तो धीरे धीरे इस देश से चली जा रही है, विदेश से चली जा रही है, दुनिया से चली जा रही है। तो अगर केवल मेजॉरिटी पर चलेगा, अगर केवल वोट पर आप अपनी विचारधारा लोगों पर रखेंगे, तो संघ कहेगा हमारी तो 31% है, इनके तो 10% भी अब नहीं है, 5% तक भी नहीं है। नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। मैं भाषण सुन रहा था बीजेपी के एक MP का लोकसभा में, तो वो इस तरीके से बोल रहे थे देश के सैनिकों के ऊपर कि ऐसा लगता था कि इस देश में जब किसी सैनिक को नौकरी मिलती है तो वो सर्विस ज्वाइन करने से पहले बीजेपी ऑफिस जाता है, बीजेपी का मेंबरशिप लेता है, फिर बीजेपी उसको अपना वाला बीजेपी मार्का देशभक्ति का सर्टिफिकेट देती है, फिर वो जवान जो है वो सीमा पे जाता है। मैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था कि आप जो देशभक्ति को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम देशवासी के सवाल को लाना चाहते हैं, जिसमें जय जवान और जय किसान का सवाल एक साथ आएगा, वो अलग अलग नहीं। लेकिन कन्हैया, वामपंथी दल की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और जो हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी जिसे वो कहते हैं, संघ कहता है,
वो तो आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोई कमजोरी होगी या उस विचारधारा की कोई कमजोरी होगी। आज लोग चाहते हैं रोजी रोटी। देखिए सर, मैं एक किसान का बेटा हूँ और इस लिहाज से मेरे अंदर एक आशावादी नज़रिया है कि किसान मुट्ठी भर बीज लेकर खेतों में जाता है और जब वो मेहनत करता है खेत में तो वो बीज फसल बन करके तैयार होते हैं और फिर उसको बोरियों में भर करके घर लाता है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर, चाहे वो आप हों या हम हों, जो सही को सही या गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, हम सब वामपंथी हैं। भले हमारे पास कोई आई कार्ड नहीं हो किसी पार्टी का, तो मुझे लगता है वो सारे लोग जो संघ के खिलाफ बोल रहे हैं वो सब वामपंथी हैं। जी हाँ, देखिए ये फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल एनू वेखे जे कुड़ियां तो कहंदी